हमारा जो एग्ज़ाम है अभी 20 सितंबर को आने वाला है, तो सर कुछ मटेरियल प्रोवाइड करो सर, एग्ज़ाम के लिए कुछ पेपर सॉल्व करके दो। तो बिल्कुल उन्हीं बच्चों के लिए ये है, जो बच्चा एनसीसी बी और सी सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम अभी देने वाला है, उसके लिए तो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीटली देखोगे तो आपके एनसीसी के बी और सी सर्टिफिकेट के एग्ज़ाम में आप अच्छे ग्रेड से पास हो सकते हो, ये मैं यकीन के साथ बोल सकता हूँ। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं आप सभी को बता दूं कि वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है। हो सकता है 30 मिनट का भी होगा, 1 घंटे का भी हो सकता है, या 2 घंटे का भी हो सकता है, ठीक है। तो अभी मैं ट्राई करूंगा कि इस वीडियो को मैं थोड़ा सा फास्ट में आपको समझाने की कोशिश करूं। और देखिएगा वीडियो के बीच में जो है, मैं आप इस पीडीएफ को, इस पेपर को कैसे डाउनलोड कर सकते हो, इस पीडीएफ को कैसे डाउनलोड कर सकते हो, उसके बारे में भी मैं बता दूंगा, ठीक है। उसका टेंशन आप ना लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए बिल्कुल आपका जो पहला जो क्वेश्चन है वो ड्रिल से स्टार्ट हो जाएगा। तो ड्रिल का उद्देश्य क्या है? तो ड्रिल का उद्देश्य है आत्मविश्वास बढ़ाना, अनुशासन की भावना उत्पन्न करना, आचरण, चुस्ती फुर्ती, प्रतीति एवं शारीरिक बनाव में सुधार करना, आदेशों के तत्काल एवं निर्विवाद आज्ञा पालन के गुण का विकास करना। तो ये 4 पॉइंट्स हमें इसमें लिखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। फिर रिक्त स्थान की पूर्ति करो में हमें क्वेश्चन इस तरह से आएंगे भाई। तो खुली लाइन चाल में कितने कदम लिए जाते हैं? तो 1.5 कदम लिया जाता है। आगे और पीछे केवल कितने 1 कदम चलने की अनुमति होती है। विश्राम की स्थिति में दोनों एड़ियों के बीच की जो दूरी होती है वो 12 इंच होती है। परेड में 15 कदम के बाद थंब किया जाता है। डबल मार्च में कदम की लंबाई कितनी होती है? डबल मार्च में कदम की लंबाई तो 40 इंच होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप जो है इसको आपके नोटबुक में भी उतार सकते हो, और वीडियो के बीच में मैं आपको बताऊंगा आप इस पीडीएफ को कैसे डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। फिर रिक्त स्थान की पूर्ति करो क्वेश्चन आ जाएगा। बिल्कुल ये 5-5 मार्क के क्वेश्चन है, इस बात को आप समझ लीजिए, ठीक है। आधा दाहिने मुड़ में स्क्वाट जो है कितने डिग्री पे मुड़ता है? तो भाई 45 डिग्री पे मुड़ता है। तेज चल में 2 कैडेट्स के बीच की जो दूरी होती है वो कितने इंच की होती है? तो 45 इंच की होती है। दाहिने सज में जो स्क्वाट, दाहिने सज में स्क्वाट कितने इंच का कदम आगे बढ़ाता है? तो 15 इंच का कदम आगे बढ़ाता है। सावधान की स्थिति में अंगूठे के बीच का जो कोण होता है वो कितने डिग्री का होता है? तो 30 डिग्री का होता है। इस बात को आप समझ लीजिए। पीछे मुड़ में स्क्वाट कितने डिग्री पर मुड़ता है? पीछे मुड़ में तो बिल्कुल 180 डिग्री पे मुड़ता है, ठीक है। अगर हम बोलेंगे कि दाहिने मुड़ पे कितना, दाहिने मुड़ पे स्क्वाट कितना डिग्री मुड़ता है? तो दाहिने मुड़ पे कितना होगा? 90 डिग्री होगा, ठीक है। बाएं मुड़ पे स्क्वाट कितना डिग्री मुड़ता है? तो कितना होगा? तो 90 ही होगा। क्लियर है। और पीछे मुड़ में स्क्वाट कितना डिग्री मुड़ता है? तो 180 डिग्री मुड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन याद रखो सभी। सलामी देते समय किन बातों पर ध्यान रखा जाता है? ठीक है, सलामी देते समय हमें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए? तो दाहिने हाथ को चुस्ती से गोलाई में घुमाते हुए मस्तक के पास लाएं। ध्यान रखिए कि सभी उंगलियां परस्पर सीधी मिली हो, हथेली पूरी खुली हो तथा उंगलियां कलाई और कोहनी एक सीधी रेखा में होनी चाहिए। तर्जनी उंगली का सिरा दाहिनी हाथ की भौं के मध्य के निकट होना चाहिए। हाथ को कुछ क्षण का निश्चित विराम हमें देना चाहिए। हाथ को चुस्ती से सीधा नीचे गिराए और सावधान की मुद्रा में आ जाए, ठीक है। ये लास्ट की कार्रवाई है। तो ये बातें आपको सभी को ध्यान में रखनी है कि सलामी देते समय में किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए। खास करके बी सर्टिफिकेट वाले बच्चे इस क्वेश्चन को सही तरह से कर लो, ठीक है। मैं बोलता हूँ कि ये सभी क्वेश्चन आपको रट लेना है, एक है। चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सैल्यूट किसे दिया जाता है? ठीक है, नेशनल सैल्यूट किसे दिया जाता है? तो राष्ट्रीय ध्वज को दिया जाता है, हमारे तिरंगे को। भारत के राष्ट्रपति को दिया जाता है, और राज्यों के राज्यपाल को भी राष्ट्रीय सैल्यूट दिया जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय सैल्यूट सिर्फ तीनों को दिया जाता है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज को दिया जाता है, भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल को भी दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सावधान की स्थिति में किन बातों पर ध्यान रखा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बी सर्टिफिकेट वाले बच्चे ध्यान दीजिए। शरीर एकदम सीधा होना चाहिए किंतु अकड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है। शरीर एकदम सीधा स्थिर किंतु अकड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। सिर जो है हमारा ऊपर होना चाहिए। आंखें एकदम सामने सीधे देखते हुए स्थिर हो। थोड़ी सीधी खड़ी गर्दन सीधी कॉलर को भरते हुए हो। कंधे जो है हमारे वर्गाकार और नीचे की ओर खींचे होने चाहिए। सीना जो हमारा है भाई वो उठा होना चाहिए। और दोनों हाथ शरीर के साथ पैंट की सिलाई
से पीछे सीधे सटे होने चाहिए और कोहनी सीधी, उंगलियां आधी मुट्ठी बांधे हुए व अंगूठा सामने की ओर होना चाहिए। घुटने सीधे हो और शरीर का जो वजन है वो दोनों पैरों के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, शरीर का जो वजन है हमारे दोनों पैरों के ऊपर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि गधे के जैसे हम खड़े हो, मतलब कि हमारा जो पूरा वेट है वो एक ही पैर के ऊपर नहीं होना चाहिए, दोनों पैरों के ऊपर समान होना चाहिए। और दोनों एड़ी मिली होनी चाहिए और पंजे के जो परस्पर में जो 30 डिग्री का एंगल उसमें बनना चाहिए, 30 डिग्री का कोण बनना चाहिए। चलिए अब बढ़ते हैं भाई, आपका जो दूसरा टॉपिक आता है वो होता है शस्त्र प्रशिक्षण, इसको हम वेपन ट्रेनिंग कहते हैं। ठीक है, तो देखिए वेपन ट्रेनिंग का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है, राइफल से गोली चलाने की कार्यवाही का अनुक्रम लिखो। ठीक है, इसमें 4 पॉइंट्स हमें लिखना है कि लक्ष्य की स्थिति एमिंग, लक्ष्य के निशाने पर आने पर ट्रिगर पर प्रथम हमें दबाव डालना चाहिए। उसके बाद में श्वास नियंत्रण ब्रीथिंग, लक्ष्य पर निशाना लगाने से पहले श्वास को काबू में करना चाहिए। जब फोरसाइट लक्ष्य पर आ जाए तो श्वास धीरे धीरे छोड़ना चाहिए। उसके बाद में गोली चलाना फायरिंग, सही निशाना लक्ष्य पर आते ही ट्रिगर पर दूसरा दबाव डालना चाहिए। गोली चलाने के 1 या 2 सेकंड तक उंगली और सिर को यथायथ बिना हिलाए रखना चाहिए। उसके बाद में अनुगमन फॉलो थ्रू। ठीक है, जब तक गोली बैरल से बाहर न निकले तब तक निशाना और पकड़ बनाए रखनी चाहिए और गोली के लक्ष्य पर लगने तक इसी प्रकार की उसका अनुगमन करना चाहिए। देखिएगा, जब हम जो एक राइफल से जब गोली चलाते हैं तो सबसे पहले क्या है, हमारा जो एम है, ठीक है, हमारा जो टारगेट है, मान लो ये टारगेट है, इसका एम जो है हमें सही तरह से उसका एम पकड़ना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में हमारी जो सांसें हैं उसके ऊपर हमें कंट्रोल करना चाहिए। अगर आप मान लो आपके पास वेपन है और आपने वेपन है आपने, और अगर आप बार बार सांस ले रहे हो तो भाई सांस ले रहे हो तो आपका जो निशाना है वो आप जब सांस लेते हो तो आपकी बॉडी जो है वो मूवमेंट करती है। ठीक है, तो बॉडी मूवमेंट करती है तो फिर आपको क्या है, आपका जो निशाना है वो सही तरह से नहीं लगता है। ठीक है, इसलिए जो है आपका ब्रीथिंग पे ऊपर आपका कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में गोली चलाना, फिर जो है आपको गोली चलाना है और गोली चलाने के बाद तुरंत ही जो है अपना हाथ आगे पीछे नहीं करना है। ठीक है, जब तक गोली राइफल से बाहर नहीं निकलती है तब तक जो है आपको फॉलो थ्रू में रहना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लक्ष्य निर्धारण के नियम क्या है? लक्ष्य निर्धारण के नियम क्या है? लक्ष्य पर दृष्टि केंद्रित करें जिससे कि आंख के रेटिना पर उसका एक स्पष्ट चित्र बन सके और आप लक्ष्य का केंद्र पा सके। इसके बाद आंखें फोरसाइट पर केंद्रित करें। तो उसके बाद में राइफल को सही ढंग से पकड़े और सीधी रखें। उसके बाद में बाई आंख बंद करें और फोरसाइट पर दृष्टि केंद्रित करें। बैक साइड यू से फोरसाइट को देखें, यह इसके मध्य में दिखाई देनी चाहिए। फोरसाइट की नोक मध्य व यू की भुजाओं के स्तर पर सीधी करनी चाहिए, तभी जो है हमारा जो टारगेट है वो सही तरह से लग सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, ये तो भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे आप एनसीसी के बी सर्टिफिकेट में हो सी सर्टिफिकेट में हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा ही आएगा। एक अच्छे निशानेबाज की गुण क्या है? तो अच्छा निशाना बांधना, उसके बाद में राइफल की अच्छी पकड़ और अच्छा ट्रिगर प्रचारण, इसको हम बोलेंगे गुड एमिंग, गुड होल्डिंग एंड गुड ट्रिगर ऑपरेशन। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स हमें इसमें लिखना है। चलिए, राइफल को लोड करना और मैगजीन को चार्ज करना, इन दोनों बातों में अंतर क्या है? ठीक है, राइफल को लोड करना और मैगजीन को चार्ज करना, इन दोनों में अंतर क्या है? तो देखिए, जब राइफल के चेंबर में राउंड होता है तो ये स्थिति राइफल को लोड होने की होती है। ठीक है, जब राइफल में चेंबर होता है तब ये जो स्थिति होती है वो राइफल की लोड होने की स्थिति होती है। तो जब सभी राउंड्स मैगजीन में होते हैं तो यह स्थिति मैगजीन को चार्ज होने की होती है। क्लियर है? चलिए, उसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो राइफल की सफाई के लिए जो फ्लैनेट होता है उसका जो आकार होता है कितना होता है? तो देखिए उसका जो आकार होता है 4/2 इंच का होता है। 7.62 mm SLR की मैगजीन की क्षमता कितने राउंड होती है? तो भाई 20 राउंड की होती है उसकी कैपेसिटी। 7.62 mm SLR का ट्रिगर पर दबाव कितना डालना चाहिए? तो 2 डालना चाहिए। उसके बाद में 7.62 mm SLR की जो केवल मैगजीन का वजन होता है वो कितना होता है? तो 9 ऑन्स का होता है। ठीक है, 9 ऑन्स का होता है। 7.62 mm SLR की तीव्र फायरिंग की जो क्षमता होती है वो कितने राउंड प्रति मिनट की होती है? तो 60 राउंड प्रति मिनट की होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, हमारे पास टाइमिंग कम है इसलिए मुझे फास्ट में बताना पड़ रहा है, नहीं तो वीडियो काफी लंबा होगा। चलिए,
7.62 SLR के मुख्य भाग के नाम लिखो। ठीक है, ये क्वेश्चन तो हमेशा पूछा ही जाता है, या इसके जगह ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि राइफल्स के पार्ट्स के नाम लिखो। ठीक है, यहाँ पे जो है आप देख सकते हो इतने सारे पार्ट्स के नाम लिखे हुए हैं। कम से कम आपको जो 10 राइफल के पार्ट्स के नाम के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कि इसमें बट है, पिस्टल ग्रिप है, ट्रिगर गार्ड, ट्रिगर, मैगजीन, हैंड गार्ड, उसके बाद में कैरिंग हैंडल, बैरल, गैस प्लग, फोरसाइट, पिस्टन, ब्रिज ब्लॉक, फोरसाइट, इजेक्शन स्लॉट है, उसके बाद में बॉडी कवर है। कम से कम 10 नाम आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, तभी आपको आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सत्य अथवा असत्य, ट्रू और फॉल्स आपको लिखना है इसमें। 7.62 mm LMG 5 भागों में खोली जाती है। बिल्कुल ये जो है बिल्कुल सही है, 5 भागों में खोली जाती है। 7.62 mm SLR में 6 खांचे होते हैं भाई, बिल्कुल ये भी सही है। ठीक है, 6 खांचे, इसको हम ग्रू इन बैरल कहा जाता है। .22 राइफल की मैगजीन की क्षमता जो है वो 10 राउंड की होती है, तो भाई ये गलत है, 5 राउंड की होती है। चलिए 0.22 इंच राइफल का जो कैलिबर होता है 0.22 mm का होता है, बिल्कुल ये भी जो है असत्य है। नहीं नहीं, ये राइट है यार, राइट है ये। ठीक है, ये राइट है, यहाँ पे गलत दिया हुआ है। ठीक है, ये जो है सही है। कैलिबर जो है उसका 0.22 इंच का ही होता है। ठीक है, ये जो है सही है। 0.22 राइफल का जो कैलिबर होता है वो 0.22 mm का होता है। ठीक है, इसीलिए तो उसको 0.22 राइफल कहा जाता है। चलिए ये जो है सही है। उसके बाद में 0.22 राइफल की जो कारगर रेंज है वो बिल्कुल जो है सत्य है, ये भी जो है 25 गज ही होती है, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए भारत के वर्तमान, अब बात करते हैं राष्ट्रीय अखंडता, इसको जो है नेशनल इंटीग्रेशन कहा जाता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भारत के वर्तमान राष्ट्रीय उद्देश्य क्या है? भारत के वर्तमान राष्ट्रीय उद्देश्य तो परमाणु बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, कृषि एवं उद्योगों के लिए विश्वसनीय बिजली आपूर्ति की उपलब्धता, विश्व बाजारों के लिए माल का उत्पादन और सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में विकास का संतुलन, गांवों का आधुनिकीकरण और सड़कों से जोड़ना और विद्युतीकरण, ये जो है हमारे भारत के वर्तमान उद्देश्य है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को याद रखिए सभी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। देश के विकास के लिए राष्ट्रीय अखंडता क्यों आवश्यक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, चाहे आप एनसी के बी वाले हो या सी वाले हो, ठीक है, दोनों के लिए भी। तो देखिए, देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने के लिए भाई राष्ट्रीय अखंडता आवश्यक है। उसके बाद में देश में शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए, देश के विकास और प्रगति के लिए, गरीबी और निरक्षरता का उन्मूलन करने के लिए, आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, संस्कृति एवं धर्म के विकास के लिए, आर्थिक एवं औद्योगिक प्रगति के लिए, विदेश निवेश और आकर्षित करने के लिए और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, और तकनीकी ज्ञान और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए हमें जो है राष्ट्रीय अखंडता आवश्यक है। ठीक है, ये पॉइंट्स याद रखो और इसको अभी रट लो। चलिए आगे बढ़ते, फिर हमारा क्वेश्चन आ गया है ट्रू और फॉल्स, सही और गलत, सत्य और सत्य लिखना है। सुलह या कुल सभी के साथ शांति की नीति अकबर द्वारा बनाई गई, बिल्कुल सही है क्या? बिल्कुल सही है, अकबर के द्वारा ही बनाई गई है। चलिए, नए देवताओं का प्रभाव और पूजा अर्चना के नए तरीके द्रविड़ों द्वारा भारत लाए गए, सही है क्या? बिल्कुल ये असत्य है। ठीक है, चलिए उसके बाद में अंग्रेजों ने भारत में फूट दालों और माल बनाओ की नीति अपनाई, ठीक है, ये भी असत्य है। फूट डालो और माल बनाओ नहीं है भाई, फूट डालो और राज करो, ऐसी है। ठीक है वो। चलो, यीशु मसीह का जन्म 6 ईसा पूर्व में हुआ, ये भी असत्य है। गौतम बुद्ध भारत के राजा शुद्धोधन के पुत्र है, तो बिल्कुल ये भी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, सभी लोग ध्यान दो। ठीक है, युवा किन सामाजिक बुराइयों के लिए नहीं बोलकर व्यक्तिगत स्तर पर राष्ट्र निर्माण में सहयोग दे सकते हैं? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए आपके जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपको थोड़ा लॉजिक लगाना होगा क्वेश्चन का आंसर देते समय। ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके लाइफ के रिलेटेड ही होंगे। ठीक है,
तो युवा किन सामाजिक बुराइयों के लिए नहीं बोलकर व्यक्तिगत स्तर पर राष्ट्र निर्माण सहयोग दे सकते हैं, ठीक है। मान लो यार आप तो युवा हैं, अगर आपको ऐसी कुछ चीजें उसके लिए आपको नहीं बोलना पड़ेगा, जब आप नहीं बोलोगे तभी जो है आपका राष्ट्र निर्माण में जो है आपका कंट्रीब्यूशन होगा, आपका सहयोग होगा। तो कौन सी वैसे पॉइंट से इसमें हम लिख सकते हैं, जैसे कि नशीली दवाओं का प्रयोग, दहेज मांगना। मान लो यार अगर आप भी खुद एक दहेज मांग रहे हो तो ठीक है, तो आप दहेज प्रथा आप रोक सकते हो, या आप बोल सकते हो कि हमें दहेज नहीं चाहिए, तभी जो है आप ऐसा बोलोगे तभी जो है आप आपका राष्ट्र निर्माण में योगदान दे सकते हो। अवैध यौन संबंध रखना, असामाजिक गतिविधियों में संलिप्तता, वंचितों का शोषण करना, बाल श्रम करवाना, परीक्षा प्रतियोगिता में आदि अनुसूचित साधनों का प्रयोग, ठीक है, जैसे कि कॉपी भी नहीं करना चाहिए एग्जाम देते समय। चलिए उसके बाद में रिश्वत लेना या रिश्वत देना, ये पॉइंट्स जो है हमें इसमें लिखना होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। जैसे कि सोशल एक्टिविटीज में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे तो आप ये पॉइंट्स को आप उसमें लिख सकते हो। चलिए उसके बाद में नेतृत्व, भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लीडरशिप 70 मार्क का टॉपिक आता है, नेतृत्व लीडरशिप का जो टॉपिक आता है वो 70 मार्क्स का आता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। नेतृत्व क्षमता के मुख्य लक्षण कौन से हैं? बिल्कुल नेतृत्व क्षमता के मुख्य लक्षण कौन से हैं? तो सजगता, सुव्यवहार, साहस, निर्णायकता, विश्वसनीयता, सहनशीलता, पहल करना, ईमानदारी, विवेकशीलता, न्यायप्रियता, ज्ञानोन्मुख, निष्ठा भाव, विनोद प्रियता, युक्तिपूर्णता और निस्वार्थता, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको याद रखो, ये क्वालिटीज है भाई, ये क्वालिटीज आपको पता होनी चाहिए, कम से कम 10 क्वालिटीज के बारे में आपको लिखना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, ठीक है, आंख बंद करके ये क्वेश्चन आएगा। चलिए ये तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो बिल्कुल आएगा, 100% आएगा ये क्वेश्चन। एक अच्छे और सफल नेता के महत्वपूर्ण गुण क्या है? ठीक है, एक अच्छे और सफल नेता के महत्वपूर्ण गुण क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए उसमें सच्चाई, ईमानदारी, पवित्रता, अनुशासन, निस्वार्थता, निष्ठा, निपक्षता, समानता, विश्वास और सहायता, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में सम्मान करना, ठीक है, सम्मान करना। तो ये वाले 11 पॉइंट्स है। मान लो यार ये नहीं लिखा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगर आपका एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एक अच्छे और सफल नेता के महत्वपूर्ण गुण क्या है, ठीक है, तो ये नहीं लिखा तो भी चलेगा, लेकिन जो है आप ये पॉइंट्स आप उसमें लिख सकते हो, ठीक है, ये पॉइंट्स आप लिख सकते हो। क्लियर है? चलिए धारणा क्या होती है? चलिए धारणा क्या होती है? धारणा चुनने अथवा छांटने की एक प्रक्रिया है जो अप्रासंगिक अथवा विघटनकारी जानकारी से हमें बचाती है, ठीक है, इसे हम धारणा कहते हैं। अब इंपॉर्टेंट है, एक नेता कौन होता है? लीडर की परिभाषा यहाँ पे लिखनी है आपको, लीडर की डेफिनेशन लिखना है। एक नेता वह व्यक्ति होता है जो लक्ष्य प्राप्ति के लिए अन्य लोगों और संसाधनों को प्रभावित कर सकता है, उसे हम लीडर कहते हैं, उसे हम नेता कहते हैं। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी बात करेंगे नेता के कितने प्रकार होते हैं? तो नेता के 3 प्रकार होते हैं, एक तो जन्मजात नेता, एक प्रशिक्षित नेता और एक अंगीकृत नेता। इसको हम बोलेंगे बॉर्न लीडर, इसको हम ट्रेन लीडर और इसको हम बोलेंगे एज्यूम लीडर, ठीक है। एक जन्मजात नेता, भाई एक कोई बच्चा होता है कि वो जन्म से ही थोड़ा सा होशियार होता है तो वो जन्मजात नेता कहलाता है। उसके बाद में जिसको हम ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है, ट्रेनिंग दे के उसको जो है वो हम बनाते हैं तो लीडर बनाते हैं उसको, तो उसको प्रशिक्षित नेता कहते हैं। उसके बाद में अंगीकृत नेता, अंगीकृत नेता जिसे बोलते हैं कि वो खुद के दम पर वो नेता बनता है, उसको हम अंगीकृत नेता बोलते हैं। चलिए कर्तव्य की परिभाषा लिखनी है भाई, कर्तव्य, ठीक है, ड्यूटी की डेफिनेशन लिखनी है आप सभी को। ड्यूटी की डेफिनेशन तो क्या है? कर्तव्य को नैतिक अथवा विधिक दायित्व और एक बाध्यकारी शक्ति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो अपने वरिष्ठ जनों, सहयोगियों और अधीनस्थों के प्रति उचित एवं उत्तम व्यवहार करने के लिए प्रेरित करते हैं, उसे हम, यही कर्तव्य की परिभाषा है। फिर एक बार याद रखो, कर्तव्य को नैतिक अथवा विधिक दायित्व और एक बाध्यकारी शक्ति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो अपने वरिष्ठ जनों, सहयोगियों और अधीनस्थों के प्रति उचित एवं उत्तम व्यवहार करने के लिए प्रेरित करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बी वाले हो सी वाले हो सभी, एक अच्छे नागरिक के कर्तव्य क्या है? भाई एक अच्छे नागरिक की कर्तव्य क्या है? तो सबसे पहले तो देश के प्रति निष्ठावान होना और सभी नियमों का पालन करना, देशभक्त होना और देश की स्वतंत्रता कायम रखना, निस्वार्थ सेवा भाव रखना, कर्तव्य की भावना रखना और सरकारी संपत्ति का देखभाल और रक्षा करना, चरित्र उच्चा रखना, ठीक है, जो भी हमारा जो कैरेक्टर होता है वो हमेशा उच्चा ही रखना चाहिए, और अपने अधिकारों के साथ साथ अन्य नागरिकों के अधिकारों का भी सम्मान करना, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए ठीक है,
ये मैं सभी को एक्सप्लेन नहीं करूंगा, अगर इतना एक्सप्लेन करूंगा तो यार टाइम बहुत हो जाएगा, इसलिए मैं जो है ना उसको थोड़ा फास्ट में लेने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए, आपदा प्रबंधन, उसके बाद में हमारा जो टॉपिक है वो डिजास्टर मैनेजमेंट है, जो कि 20 मार्क का पूछा जाता है डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर। चलिए, आपदा क्या होती है, डेफिनेशन लिखना है आपदा का, डिजास्टर का आपको डेफिनेशन लिखना है, क्या है डिजास्टर। तो आपदा से तात्पर्य किसी भी प्राकृतिक अथवा मानव रचित दुर्घटनाओं से जो किसी क्षेत्र में अपार दुख दर्द उत्पन्न कर देती है और जिसमें निपटने के लिए स्थानिक संसाधन पर्याप्त नहीं होती है, जैसे कि बाढ़, सुनामी, भूकंप आदि जो है आपदाओं के प्रकार है। तो ठीक है, फिर एक बार आपदा क्या होती है, देखिए मैं इसका थोड़ा आपको बोलने की बताऊंगा। आपदा जो होती है वो बिन बुलाए बारात की जैसी होती है, वो जब भी आती है तो पूरा तहस नहस करके जाती है, जिसमें जो है जान माल की ज्यादा से ज्यादा हानि होती है। ठीक है, और आपदा जब भी आती है वो कभी किसी को बोल के नहीं आती है। देखो, अब यार बाढ़ आती है तो बाढ़ किसी को बोल के आती है क्या कि मैं आ रही हूँ, आप मुझे कंट्रोल में रखो, ऐसा? कि जब भी कभी अर्थक्वेक आता है, जैसे कि भूकंप आता है, कभी भूकंप कभी बोल के आता है क्या? नहीं आता है। ठीक है, वो बिन बुलाए आती है, तो इसी को ही हम आपदा कहते हैं। चलिए, इसके बाद में आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपदा के प्रकार कितने हैं। ठीक है, आपदा के प्रकार कितने हैं? तो आपदा के दो प्रकार होते हैं, एक तो प्राकृतिक आपदा है, दूसरा होती है मानव रचित आपदाएं। ठीक है, अब प्राकृतिक आपदाओं में जो है वो कौन से टॉपिक्स आते हैं? तो प्राकृतिक आपदाओं में जो है वो वायु संबंधी, जल संबंधी और भू संबंधी टॉपिक आते हैं। तो वायु संबंधी कौन सा है? जैसे कि तूफान है, चक्रवात, बवंडर, ये जो है वो प्राकृतिक आपदाओं में आते हैं। उसके बाद में जल संबंधी है, जिसमें बाढ़ है, अकाल है, बादल का फटना, भारी बारिश, सुनामी, ये जो है प्राकृतिक आपदाओं में आते हैं। फिर भू संबंधी, जैसे कि भूकंप है, हिमस्खलन है, भूस्खलन है, ज्वालामुखी फटना, ये जो है भाई ये किस में आती है? तो ये प्राकृतिक आपदाओं में आती है। ठीक है, ये सभी जो नाम है आपको याद रखना चाहिए। फिर देखिए, ये कभी कभी सही और गलत में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी ये रिक्त स्थानों की पूर्ति करो में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि पूछा जाएगा कि आपसे कि जो भूकंप, ये भूकंप जो है वो मानव रचित आपदा है, सही है या गलत है? ठीक है, भूकंप जो है वो मानव रचित आपदा है, सही है या गलत है? तो ये गलत है। ये भूकंप क्या है? तो ये प्राकृतिक आपदा है, इसलिए आपको ये थोड़ा डिटेल में स्टडी करना होगा। चलिए, उसके बाद में मानव रचित आपदा के कितने प्रकार होते हैं? दो होते हैं। प्राकृतिक आपदा होती है, उसके बाद में मानव रचित आपदा, ये दो प्रकार होते हैं। तो अब बात करेंगे हम मानव रचित आपदाओं में कौन से विषय आते हैं। तो देखिएगा, मानव रचित आपदाओं में जो है यातायात दुर्घटनाएं, जैसे कि एक्सीडेंट्स होती है, तो जैसे सड़क पे एक्सीडेंट, रेल, वायुयान, जलयान, भवन आदि दुर्घटनाएं। औद्योगिक दुर्घटनाएं, जैसे कि गैस रिसाव, विस्फोट, तोड़फोड़, ये जो है औद्योगिक दुर्घटनाओं में आते हैं। उसके बाद में आग लगना, भवनों, उद्योगों, झुग्गी बस्तियों, कोयला खानों में जो कुओं में जो आग लगती है वो मानव रचित आपदाओं में आती है। ठीक है, उसके बाद में वनों की आग, वनों की अधिकतर आग जो है मानव रचित, मानवीय कारणों से ही लगती है। उसके बाद में संदूषण, विषाक्तता, जिसमें भोजन, जल, अवैध शराब, संदूषण तथा महामारियां आदि हैं। उसके बाद में आतंकवादी गतिविधियां, बम विस्फोट और सामूहिक हत्याएं। उसके बाद बात करेंगे तो पारिस्थितिकी संबंधी, जैसे कि प्रदूषण, वायु, जल, ध्वनि, मृदा प्रदूषण, मृदा क्षरण, जैव विविधता, समुद्र का जल स्तर बढ़ना, ठीक है, विशेष कचरा या परमाणु की दुर्घटनाएं, युद्ध संबंधी, पारंपरिक, रासायनिक एवं परमाणु युद्ध, ये सभी जो है ये मानव रचित आपदाओं में आते हैं। अब मैं आप सभी को एक बात बता दूं कि भाई ये प्राकृतिक आपदा तो आपने पढ़ लिया। आपदाओं की कितने प्रकार होती है? दो होती है, मानव रचित होती है, एक प्राकृतिक आपदा होती है, उसके बाद में मानव रचित आपदा होती है। ठीक है, प्राकृतिक आपदाओं में ये पॉइंट्स आते हैं, मानव रचित आपदाओं में ये पॉइंट्स आते हैं। तो प्राकृतिक आपदा जो होती है वो नेचुरल तरीके से आती है। ठीक है, उसमें पूरा नेचर का रोल होता है। और मानव रचित आपदा जो आती है वो इंसान के गलती से आती है। ठीक है, मानव रचित आपदा जो होती है वो इंसान के गलती से आती है। भाई अब जंगल में आग लगती है, वो जंगल में आग क्या ऑटोमेटिक लगती है? क्या नहीं आती है? नहीं लगती, वो इंसान की वजह से ही लगती है। कभी कभी सिगरेट पी के हम जंगल में फेंक देते हैं, माचिस की तिल्ली पूरा जंगल को खाक कर देती है। ठीक है, एक्सीडेंट होती है। अब एक्सीडेंट जो होती है वो इंसान की वजह से होती है। इंसान जो है अपनी सही तरह से अपनी रोड से जब वो चलता है, बाइक चलाता है, तो अपनी साइड से नहीं चलता है या शराब पी के गाड़ी चलाता है, तो भाई इससे क्या होता है? एक्सीडेंट होता है। तो ये मानव रचित आपदाओं में इसको काउंट किया जाता है। चलिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है अभी सोशल सर्विस, समाज सेवा। चलिए, समाज सेवा, सोशल सर्विस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। समाज सेवा, ये क्वेश्चन तो आपके बी और सी सर्टिफिकेट में आएगा। समाज सेवा के कितने प्रकार? तो शिक्षा का प्रसार है, परिवार कल्याण, चिकित्सा सहायता, परिवार नियोजन एवं पोषण, जल व रसोई के ईंधन, सड़कों, विद्युत एवं स्वच्छता की व्यवस्था, वृद्धावस्था सहायता के उपाय, रोजगार में सहायता करना, सामाजिक सहायता, सुरक्षा, देखभाल एवं संरक्षण प्रदान करना, आवास एवं
पुनर्वास की व्यवस्था, मनोरंजन, खेल एवं सामाजिक गतिविधियां। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको बताना है कि ये जो है समाज सेवा के प्रकार है। चलिए उसके बाद में आरक्षण नीति के पक्ष में दिए जाने वाले मुख्य तर्क क्या है। तो ठीक है, ये क्वेश्चन उतना पूछा नहीं जाता है लेकिन याद रख लो। शिक्षण संस्थाओं एवं कार्यस्थलों पर सामाजिक विविधता होनी चाहिए। इससे समाज की छिपी हुई प्रतिभाओं को सामने आने का अवसर मिलता है। इसके लिए समाज के वंचित वर्गों के लोगों को प्रवेश आदि में कुछ छूट प्रदान करके प्रोत्साहित किया जाता है। सामान्य वर्गों के लोगों को पेश आ रही कठिनाई का प्रमुख कारण आरक्षण नहीं बल्कि शिक्षण संस्थाओं में सीटों की कमी तथा देश में रोजगार के अवसरों की कमी है। ठीक है, ये पॉइंट्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप याद रख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते भाई, ये भी एक क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट नहीं लगता है मेरे ख्याल से। तो आरक्षण नीति के विरुद्ध में दिए जाने वाले मुख्य तर्क क्या है। तो आरक्षण जाति के आधार पर नहीं बल्कि आर्थिक स्थिति के आधार पर होना चाहिए। आरक्षण राजनीतिक हितों के साधनों के लिए दिया जाता है। जाति पर आधारित आरक्षण नस्लीय भेदभाव का एक रूप है जो समानता के अधिकार का भी हनन करता है। जाति पर आधारित आरक्षण से प्रभावितों को निरुत्साहित किया जाता है और आरक्षण नीति द्वारा जाति प्रथा को बढ़ावा दिया जाता है या जा रहा है। ठीक है, चलो कोई उतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो। उसके बाद बात करेंगे कि परिवार नियोजन क्या है। ठीक है, फैमिली प्लानिंग क्या है। तो परिवार इंपॉर्टेंट है। परिवार नियोजन व्यक्तिगत अथवा संयुक्त रूप में अपने इच्छित परिवार का आकार और बच्चों के जन्म के समय आदि निर्धारित करने हेतु एक स्वैच्छिक एवं जिम्मेदारी पूर्ण निर्णय है जिसे परिवार नियोजन कहा जाता है। चलिए परिवार इंपॉर्टेंट, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। परिवार नियोजन के विभिन्न उपाय क्या है। तो भाई परिवार नियोजन के विभिन्न उपाय, पुरुष की नसबंदी है, महिला नसबंदी निरोध और गर्भ निरोधक गोलियां, ये जो है भाई परिवार नियोजन के विभिन्न उपाय है। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है HIV क्या है। तो सबसे पहले आपको HIV का जो लॉन्ग फॉर्म है वो फुल फॉर्म है वो पता होना चाहिए। HIV अर्थात ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस एक खतरनाक वायरस है जो कि मानव शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को नष्ट कर देता है और तथा एड्स नामक घातक रोग का कारक होता है। तो देखिए HIV जो है उसका जो फुल फॉर्म है वो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है जो कि जो इंसान में जो रोग प्रतिकारक शक्ति होती है, जैसे हम बोलेंगे कि उसको जो है उसके ऊपर अटैक करता है और जो रोग प्रतिकारक शक्ति को कम करने की जो कम करता है और कुछ ही दिन बाद एड्स के नामक घातक रोग में वो कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए हाँ, जैसे कि जो इंसान के अंदर जो उसका ह्यूमन चलो कोई बात नहीं यार, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। ह्यूमनो पावर होता है ना इंसान के अंदर, उसके ऊपर अटैक करने का काम HIV करता है। ठीक है, जो इंसान के अंदर जो इम्यूनिटी, अच्छा वो क्या आ गया, इम्यूनिटी पावर है ना, उसके ऊपर अटैक करने का काम HIV करता है। ठीक है, उसके बाद में कुछ दिनों बाद जो है वो एड्स में कन्वर्ट हो जाता है। चलो समाज के प्रति कैडेट्स की क्या भूमिका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आ जाता है क्वेश्चन। ठीक है, समाज के प्रति कैडेट्स की भूमिका है जिस समाज में आप रहते हो उसके प्रति निष्ठा की भावना का विकास करना, राष्ट्रीय अखंडता के लिए कार्य करना तथा राष्ट्र के प्रति निष्ठा की भावना का विकास करना, सक्रिय रूप से स्वयं सीधे सम्मिलित होकर अथवा विकास के विचारों के प्रसार द्वारा अन्य लोगों को विकास की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए मदद करके राष्ट्र के विकास में योगदान देना, ये एक समाज के प्रति एक NCC कैडेट्स की भूमिका है। चलिए उसके बाद में स्वास्थ्य विज्ञान एवं स्वच्छता, इसको हम हेल्थ एंड हाइजीन बोलेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 30 मार्क का टॉपिक है ये, हेल्थ एंड हाइजीन। चलो स्वास्थ्य विज्ञान क्या है भाई, ठीक है, हाइजीन क्या है, यह एक विज्ञान की शाखा है। हाइजीन क्या है, स्वास्थ्य विज्ञान क्या है, हाइजीन क्या है, तो ये एक विज्ञान की शाखा है जिसमें निजी एवं लोक स्वास्थ्य के सिद्धांतों के प्रसार का अध्ययन किया जाता है। चलिए स्वच्छता क्या है, यह स्वयं को एवं अपने आसपास के वातावरण को साफ सुथरा रखने की एक कला है। स्वच्छता क्या है, तो एक स्वयं को और अपने आसपास के वातावरण को साफ सुथरा रखने की एक कला है। चलिए इंपॉर्टेंट है ये सभी पॉइंट्स याद रखो। व्यक्तिगत स्वच्छता में क्या क्या आता है, तो व्यक्तिगत स्वच्छता में क्या आता है, तो अपने शरीर और त्वचा की सफाई, दांतों की सफाई, नाखूनों की सफाई, बालों की सफाई और वस्त्रों की सफाई। चलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे आप NCC BC इंपॉर्टेंट है 100%। ठीक है, 100% आता है।
तो जल को शुद्ध करने की विभिन्न विधियां क्या है? अवसादन, निस्पंदन, उबालना, क्लोरीनेशन, स्टेरिलाइजेशन, रिवर्स ओमोसिस, यूवी फिल्टर। ठीक है, ये जो है ये जल को शुद्ध करने की विभिन्न विधियां है। चलिए अब शौचालयों के विभिन्न प्रकार क्या है? तो वाटर कैरी सिस्टम, एक्वा प्रीवी, रिम्यूअल सिस्टम, डीप ट्रेंच और शैलो ट्रेंच, ये जो है शौचालयों के विभिन्न प्रकार है। चलिए उसके बाद में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है फिर एक बार, मलेरिया से बचाव के उपाय क्या है? ठीक है, या मलेरिया से बचने के लिए हमें क्या क्या उपाय करना चाहिए? तो डीडीटी रसायन का छिड़काव, डीडीटी स्प्रे जो होता है उसका छिड़काव करना चाहिए, मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए, मच्छर भगाने वाले साधनों का प्रयोग करना चाहिए, उचित रूप में जो है शरीर को ढकने वाले वस्त्रों का प्रयोग हमें करना चाहिए, तभी हम मलेरिया को भगा सकते हैं। या और उसके बाद हम घर घर व आसपास का पानी, घर के पास हमें आसपास पानी को जमा नहीं होना देना चाहिए और नालियां आदि में मिट्टी का तेल हमें छिड़कना चाहिए। तो चलिए उसके बाद में स्वच्छता का क्या महत्व है, इंपॉर्टेंट है। स्वच्छता का महत्व क्या है? तो हमारे समुदाय का स्वास्थ्य स्वच्छता पर निर्भर करता है, बिल्कुल सही है। स्वच्छता में भौतिक परिवेश की स्वच्छता, लोगों की आदतें, भोजन, जल तथा वायु की गुणवत्ता आदि का भी बड़ा महत्व है। यदि इनमें से किसी भी कारक की गुणवत्ता में कोई कमी आती है तो हमारा स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, ये इसीलिए स्वच्छता का महत्व है। चलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक आ चुका है कि साहसिक गतिविधियां, एडवेंचर एक्टिविटीज, जो कि 10 मार्क का टॉपिक है, इंपॉर्टेंट। ये तो क्वेश्चन भाई हर साल पूछा ही जाता है। भू आधारित विभिन्न साहसिक गतिविधियां, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे लैंड बेस एडवेंचर एक्टिविटीज कौन सी है? तो चट्टानों पे चढ़ना, पर्वतारोहण, पद यात्रा, साइकिल एंड मोटरसाइकिल अभियान, जैसे कि हम बोलेंगे रॉक क्लाइंबिंग, ठीक है, इसको हम बोलेंगे माउंटेनियरिंग, इसको ट्रैकिंग, और उसके बाद में साइकिल एंड मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन। ठीक है, चलिए ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है, साहसिक प्रशिक्षण का उद्देश्य क्या है? ठीक है, या पूछा जाता है कि साहसिक प्रशिक्षण का लाभ क्या है? तो एनसीसी कैडेट को यह प्रशिक्षण उनमें नेतृत्व, आत्मविश्वास, दृढ़ संकल्प और टीम भावना का गुणों का विकास करने के लिए साहसिक प्रशिक्षण का उद्देश्य है। तो देखिए कभी कभी ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है कि साहसिक प्रशिक्षण का लाभ क्या है? तो देखिए साहसिक प्रशिक्षण का लाभ क्या होता है कि उसमें नेतृत्व, आत्मविश्वास, दृढ़ संकल्प एवं टीम भावना का विकास करने के लिए जो एक कैडेट को साहसिक प्रशिक्षण दिया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, इसको हम बोलेंगे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजिकली, ठीक है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। तो इंपॉर्टेंट है ये भी टॉपिक आपके एग्जाम के रिलेटेड। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट जिसे बोला जाता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में बढ़ोतरी, वैश्विक तापमान में वृद्धि और क्लोरोफ्लोरो बेंजीन गैसों के अधिक प्रयोग द्वारा वातावरण की ओजोन परत क्षीण होने की एक संयुक्त प्रभाव है। इसके कारक संपूर्ण विश्व में मानव जीवन और जीवों पर वनस्पतियों की अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। ठीक है, चलिए तो ये आप याद रख सकते हो। उसके बाद बात करेंगे कि पर्यावरण क्षरण क्या है। ठीक है, पर्यावरण क्षरण के प्रभाव, तो इसमें पर्यावरण क्षरण के प्रभाव क्या है? तो वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी, आम्ल वर्षा और ओजोन परत का क्षीण होना, यही जो है पर्यावरण क्षरण के प्रभाव है। चलिए पर्यावरण के संरक्षण में कैडेट्स की क्या भूमिका? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण में एक एनसीसी कैडेट की भूमिका क्या निभा सकते हैं? तो भाई वृक्षारोपण करना और पेड़ों की कटाई रोकना। ठीक है, हमें वृक्षारोपण करना चाहिए, कभी पेड़ों को काटना नहीं चाहिए। ठीक है, अभी भी जो रूरल एरियाज है, जो भी हम बोलेंगे कि ग्रामीण एरियाज है, वहां पे जो है लोग अभी भी बिल्कुल पेड़ों को काट रहे हैं, तो हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए उसके बाद में लोगों को प्रेरित करना और उनको मार्गदर्शन करना, जो कि ग्रामीण भाग है वहां पे हमें लोगों को बताना चाहिए कि पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। चलिए उसके बाद में जल का अपव्यय व प्रदूषण रोकना, कूड़े कचरे को उचित निपाटन करवाना और लोगों को शिक्षित व जागृत करना। ठीक है, जैसे कि ग्रामीण हम बात करेंगे तो भाई रूरल एरियाज में, ग्रामीण विभाग में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि जो पढ़ाई नहीं करते हैं, तो उनको हमें बताना चाहिए, पढ़ाई के बारे में उनको समझाना चाहिए। ठीक है, उनको शिक्षित के बारे में थोड़ा सा मोटिवेट करना चाहिए कि आगे चल के अगर आप अभी पढ़ाई करोगे तो उसके बेनिफिट आपको मिलेंगे, तो ये बताना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट है विशेष विशेष, इसको हम बोलेंगे कि स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट में अभी हम आ पहुंचे। अभी तक हमने जो है वो
एक क्वेश्चन पेपर को हमने डिस्कस किया है, तो अभी हमारा जो दूसरा पेपर आता है वो होता है स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट। ठीक है, चलिए, विभिन्न सेवा कमानों के नाम लिखो। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आएगा ही। ठीक है, विभिन्न सेवा कमानों के नाम क्या है? तो देखिए, तो इसमें उत्तरी कमान, पश्चिमी कमान, मध्य कमान, दक्षिणी कमान, दक्षिण पश्चिम कमान, पूर्व कमान और प्रशिक्षण कमान, ये जो है हमारे कमानों के नाम है। ये सेना के कमांडों के नाम है। ठीक है, ये इंडियन आर्मी के कमांड्स है, जैसे कि हम नॉर्थर्न कमांड, ईस्टर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड, साउथर्न कमांड, साउथ वेस्टर्न कमांड, और उसके बाद में ट्रेनिंग कमांड, ये हमारे कमांड के नाम है। आप सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेना के लड़ाकू अंगों के नाम। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल पूछा जाता है, इस साल भी पूछा जाएगा कि इसमें सेना के लड़ाकू अंग के नाम क्या है, जिसको हम बोलेंगे कि इंग्लिश में फाइटिंग आर्म्स के नाम। ठीक है, तो इसमें शस्त्रागार पैदल सेना और यंत्रीकृत पैदल सेना, जिसमें आर्मर कोर, इन्फंट्री और मैकेनाइज इन्फंट्री। ठीक है, ये जो है हमारे फाइटिंग आर्म्स है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आत्मरक्षा, जिसको हम सेल्फ डिफेंस कहा जाता है। तो आत्मरक्षा, कैडेट्स को नैतिक रूप के सुरक्षित रहने के लिए किस प्रकार का आचरण करना चाहिए? ठीक है, तो अपनी जिम्मेदारी समझे और युवाओं के लिए एक आदर्श स्थापित करें। नशीली दवाओं, शराब और तंबाकू आदि से दूर रहें। अच्छी संगत में रहे, बुरे मित्र आपको कठिनाई में डाल सकते हैं। पढ़ाई, संगीत, चित्रकला, बागबानी जैसे उत्तम शौक रखें। समय व साधनों का अपव्यय ना करें, और जो भी करे वह नियम के अनुसार करे। ठीक है, या नियमानुसार करें। तो ये सभी आप पढ़ सकते हो इसको आराम से, और याद रखो। ठीक है, चलिए उसके बाद में कैडेट्स का सामान्य व्यवहार कैसा होना चाहिए? तो कैडेट्स का सामान्य व्यवहार कैसा होना चाहिए? तो उन्हें पूर्णतः अनुशासित, शांतिप्रिय, मित्रत्व और सहकारी होना चाहिए। उन्हें स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना के साथ ईर्ष्या से मुक्त होना चाहिए। उन्हें सकारात्मक दृष्टिकोण के रूप में आपसी सम्मान की भावना रखनी चाहिए। उन्हें कभी भी किसी अनैतिक कार्य में संलिप्त नहीं होना चाहिए। उन्हें सभी से अच्छा व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, ये सभी पॉइंट्स आपको लिखना है। चलिए उसके बाद में हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आता है मैप रीडिंग। ओके, जैसे कि हम मैप रीडिंग के ऊपर आ चुके हैं अभी। तो देखिए, मानचित्र अध्ययन, मैप रीडिंग, ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जो 30 मार्क के लिए पूछा जाता है मानचित्र का। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि मानचित्र क्या होता है, व्हाट इज मैप। ठीक है, मानचित्र की परिभाषा लिखनी है। मानचित्र किसी भूभाग एवं उसकी सभी प्राकृतिक और मानव रचित संरचनाओं को कुछ पारंपरिक संकेतों द्वारा समानुपातित रूप में दर्शाने वाला समतल चित्र होता है, इसी को हम मैप कहते हैं। ठीक है, देखिएगा, मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मैं इसके पूरे फुल लेक्चर्स भी मैं आप सभी को दे दूंगा। ठीक है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी 1-1 घंटे की लाइव क्लास ले चुका हूँ, तो इसमें मैंने सब कुछ, सभी चीजें डिटेल्स में बताया है, वहां से भी आप देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगा। और चलिए, और एक प्लेलिस्ट का भी लिंक दे दूंगा, जिससे कि आपको एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आपको पता चलेंगे। तो मानचित्र के क्या उपयोग है? ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है, मानचित्र के यूजेस ऑफ मैप, मानचित्र के उपयोग क्या है? तो देखिए, मानचित्र के उपयोग है किसी स्थान पर अपनी स्थिति का पता लगाना, एक बिंदु से दूसरी बिंदु की दिशा ज्ञात करना, किसी भूभाग की विभिन्न विशेषताओं को ज्ञात करना, युद्ध के समय चाल की योजना बनाना, ये जो है मानचित्र के यूजेस है, मानचित्र के उपयोग है। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट है। अब ये कंपास के मुख्य भाग के नाम बिल्कुल 5 मार्क के लिए पूछा जाएगा, बी वाले, सी वाले। चलो, कंपास के मुख्य भाग कौन से है? तो थंब रिंग है, उसके बाद में लीड, विंडो, टंग, लबर लाइन, डायरेक्शन मार्क और प्रिज्म, ये जो है वो कंपास के मुख्य पार्ट्स हैं। कम से कम आपको जो है इसके 7 नाम आपको याद रखना चाहिए। चलो, कार्डिनल पॉइंट क्या है और नॉर्थ के प्रकार कितने होते हैं? ठीक है, कार्डिनल पॉइंट जो हमारे दिशाएं होती है उन्हें कार्डिनल पॉइंट कहा जाता है। जैसे कि कार्डिनल पॉइंट है उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। और हमारे जो उत्तर के प्रकार है, नॉर्थ के टाइप्स कितने हैं? तो देखिए, नॉर्थ के 3 टाइप्स होते हैं, उत्तर के 3 प्रकार है, एक वास्तविक उत्तर, चुंबकीय उत्तर और ग्रिड उत्तर। ठीक है, ये 3 उत्तर के प्रकार है। चलिए, अब देखिए, यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि निम्नलिखित के लिए पारंपरिक संकेत बनाए। ठीक है, इसके लिए आपको यहाँ पे आकृति बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कन्वेंशनल साइन आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो जैसे कि धारा, मंदिर, नलकूप, मस्जिद या किला, इसमें कुछ भी पूछ सकते हैं, ये फिक्स नहीं होता है कि यही पूछेंगे, लेकिन आपको जो है इस तरह से
यहाँ पे इनका जो सांकेतिक चिन्ह है, कन्वेंशनल साइन आपको यहाँ पे बनाना होगा। चलिए अब कंपास के उपयोग क्या है, कंपास का यूजेस क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चुंबक दिशा का पता लगाना, मानचित्र को सेट करना, चुंबकीय प्रभाव को मापना और रात्रि मार्च में मदद करना। ठीक है, ये जो है कंपास के उपयोग है। चलिए अब इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्षेत्रकला एवं युद्ध कला। ठीक है, क्षेत्रकला और युद्ध कला, इसको हम फील्ड क्रैप एंड बैटल क्रैप कहते हैं। 30 मार्क का ये भी टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्षेत्रकला क्या होती है, क्षेत्रकला किसे कहते हैं? क्षेत्रकला उपलब्ध भूमि और उपकरणों को अपने हित में सर्वश्रेष्ठ ढंग से उपयोग करने वाली कला है, जिससे क्षेत्रकला कहते हैं। तो देखिए क्षेत्रकला क्या है, मान लो यार कोई ये जमीन है या कोई क्षेत्र है, इसमें अपनी अलग अलग तरह की कला दिखाकर खुद को बचाना और शत्रु को खत्म करना, उसको हम क्षेत्रकला कहते हैं। चलिए क्षेत्रकला में कौन कौन से विषय सम्मिलित है, इंपॉर्टेंट है। क्षेत्रकला में देखिए भूमि का विवरण, अवलोकन एवं छिपाव, दूरी का अनुमान, लक्ष्य की पहचान एवं विवरण, शस्त्र रहित एवं शस्त्र सहित चालें, ये जो है क्षेत्रकला में मुख्य विषय है जो कि सम्मिलित है। ठीक है, भूमि का विवरण, अवलोकन एवं छिपाव, दूरी का अनुमान, क्षेत्र की पहचान एवं विवरण, क्षेत्र रहित एवं क्षेत्र सहित चालें, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए उसके बाद बात करते हैं विभिन्न प्रकार के मैदान कौन से होते हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार मैदान की विभिन्न प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो देखिए जमीन के जो प्रकार होते हैं वो उबड़ खाबड़ मैदान, ठीक है, या इनको हम बोलेंगे कि जमीन के विभिन्न प्रकार कौन से होते हैं। तो जमीन के उबड़ खाबड़ मैदान, तो यह असमतल मैदान होते हैं जो नालों, उभारों, गुम्मटों आदि से भरे होते हैं। ये पैदल सेना के लिए उपयुक्त होते हैं क्योंकि इसमें उनकी गतिविधियां छिपी रहती है। उसके बाद में समतल एवं खुला मैदान, ये सपाट खुला मैदान होता है जिसमें छिपने का स्थान नहीं होता है। अंत यदि दिन की गतिविधियां के लिए उपयुक्त नहीं होते। ऊंचे मैदान, ये सामान्य से अधिक ऊंचाई पर होते हैं, जिससे जैसे कि पहाड़ी आदि पर, जिनसे इन से आसपास की निचले क्षेत्रों पर निगरानी करने की सुविधा रहती है। उसके बाद में मृत मैदान, यह मैदान शत्रु की दृष्टि से छिपे होते हैं, जैसे कि किसी पहाड़ी आदि के पीछे, इन पर शत्रु सीधे गोलीबारी नहीं कर सकते। ठीक है, जमीन की ये 4 प्रकार है, आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे आप बी वाले हो सी वाले हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूरी का अनुमान लगाने की विधियां क्या है, हर साल पूछा जाता है, इस साल भी आएगा। दूरी की विधियां दूरी का अनुमान लगाने की विधियां कौन सी है। तो इकाई माप विधि, प्रतीति विधि, खंड औसत विधि, की रेंज विधि और आधा माप विधि और ब्रैकेटिंग विधि। ठीक है, ये जो है दूरी की ये जजिंग डिस्टेंस, मेथड्स ऑफ जजिंग डिस्टेंस है। ठीक है, मैं आप सभी को इसको इंग्लिश में भी नहीं बोल सकता हूँ, नहीं तो इंग्लिश हिंदी दोनों लंबा हो जाएगा यार। ठीक है, ये जजिंग डिस्टेंस पता करने की ये मेथड से। चलिए उसके बाद में लक्ष्यों का संकेत क्रम क्या है। ठीक है, लक्ष्यों का संकेत क्रम क्या है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक कभी कभी ये ग्रैड का फुल फॉर्म भी दिया जाता है, या इसको आप ग्रैड के नाम से पता कर सकते हो। ठीक है, समूह, क्षेत्र, मदद और विवरण। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में याद रखेंगे, ग्रुप, रेंज, ऐड और डिटेल्स, या इसको हम डिस्क्रिप्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो फिर एक बार जो ग्रेड का फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, तो ग्रुप, रेंज, ऐड और डिस्क्रिप्शन, जिसको ग्रेड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, लक्ष्यों का संकेत क्रम। चलिए आगे बढ़ते हैं। संचार की विभिन्न विधियां कौन सी है भाई, संचार की विभिन्न विधियां कौन सी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कम्युनिकेशंस के जो मेथड्स है वो कौन सी है। ठीक है, तो मिलाप के साधन भी इसको कभी कभी बोला जाता है। ठीक है, तो जैसे कि संकेतों की भाषा, ध्वनि माध्यम, लिखित माध्यम, संदेश वाहक एवं धावक, तार और केबल, बेतार यंत्र। ठीक है, ये जो है वो संचार की विधियां है, कम्युनिकेशन के मेथड से, आप सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए। देखिए अब बात करेंगे, आप सभी को जो है इस पीडीएफ को डाउनलोड करना है। ठीक है, इस पीडीएफ को आप सभी को डाउनलोड करना है, तो मेरे इंस्टाग्राम का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे आप मुझे जो है मैसेज करो, इंस्टाग्राम पे आप मेरे साथ मुझे मैसेज करो वहां पे, तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे जो है मैं इस पीडीएफ को आपको दे दूंगा। ठीक है, आप इंस्टाग्राम से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, आप सभी को अगर इस पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो आप सभी को मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे जाना होगा। मेरे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से जो है आप इस पीडीएफ को, या मुझे मैसेज करो पर्सनली इंस्टाग्राम पे, मैं जो है आपको पीडीएफ भेज दूंगा। ठीक है, इंस्टाग्राम पे। फिर एक बार मैं आप सभी को बता रहा हूँ
कि अगर आप सभी ने अगर नहीं सुन रहे हो तो याद रखो सभी लोग, ठीक है। अगर आपको इस पीडीएफ को चाहिए आप सभी को, तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां पे जाओ, मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करो, मैसेज में जो है पेपर के बारे में बताओ, तो मैं आपको जो पेपर है वो मैं इंस्टाग्राम पे सेंड कर दूंगा, ठीक है। चलिए, क्लियर है, समझ में आ रहा आप सभी को? ये इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां पे मुझे मैसेज करो, मैं जो है इंस्टाग्राम आईडी पे जो है आपको ये पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं सेना शस्त्र एवं उपकरण, ठीक है। तो मिलिट्री वेपन्स एंड इक्विपमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिक्त स्थान की पूर्ति का 7.62 mm एसएलआर का कारगर रेंज कितना मीटर होता है? तो 275 मीटर का होता है, ठीक है। एलएमजी की तीव्र फायर रेंज कितने मैगजीन प्रति मिनट की होती है? तो तीन मैगजीन प्रति मिनट की होती है। एसएमसी का फुल फॉर्म क्या होता है? एसएमसी पूरा नाम क्या है? तो स्टेन मशीन कार्बाइन होता है एसएमसी का फुल फॉर्म। एलएमजी को 5 भागों में खोला जाता है, ये तो सभी को पता है, एलएमजी को 5 भागों में खोला जाता है। 7.62 mm एसएलआर में खांचे कितने होते हैं? तो 6 खांचे होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आप सभी को देना है। तो 7.62 mm राइफल का कैलिबर कितना होता है? तो 7.62 mm का होता है। 7.62 mm एसएलआर की भरी मैगजीन के साथ उसका वजन कितने होता है? तो 5.1 kg होता है। 7.62 mm एसएलआर का कारगर रेंज कितना होता है? 275 मीटर होता है। 7.62 mm एसएलआर राइफल में कितने राउंड लोड होते हैं? तो 20 राउंड लोड होते हैं। तो उसके बाद क्वेश्चन है 7.62 mm एसएलआर का पूरा नाम क्या है? तो देखिए 7.62 mm एसएलआर का जो पूरा नाम है वो सेल्फ लोडिंग राइफल है, ठीक है। सेल्फ लोडिंग राइफल है। एसएलआर का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सेल्फ लोडिंग राइफल होता है। चलिए बात करते हैं अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की और एक। तो देखिए 7.62 mm एसएलआर की सफाई के लिए मुख्य वस्तुएं क्या लगती है? ये क्वेश्चन 3-4 टाइप से पूछा जाता है कि राइफल को सफाई के लिए किन वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाता है, या राइफल की सफाई के लिए किन वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए पुल थ्रू, तेल की बोतल, संयोजक उपकरण, गैस रेगुलेटर, चाबी, पेचकस, सिलेंडर, चैम्बर सफाई ब्रश, उसके बाद में राइफल सफाई ब्रश, ग्रेफाइट, ग्रीस ट्यूब और फ्लैनेट चिंदी, ठीक है। ये जो है राइफल की सफाई के लिए इन वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अब बात करते हैं सैन्य हिस्ट्री, मिलिट्री हिस्ट्री के बारे में हम बात करेंगे अभी। इसमें हल्दी घाटी के युद्ध पर हमें संक्षिप्त लिखना है, जो भी आपको हल्दी घाटी के बारे में पता है आप लिख सकते हैं। जैसे कि हल्दी घाटी का युद्ध मुगल बादशाह अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ, 18 जून 1576 ईस्वी में हुआ, ईस्वी को लड़ा गया, ठीक है। इसमें लगभग 20,000 राजपूतों और 80,000 मुगल सैनिकों ने भाग लिया। युद्ध बहुत ही भीषण एवं अनिर्णित रहा। महाराणा प्रताप इसमें जीवित बच गए, किंतु उनका जो प्रिय अश्व चेतक, जो उनका घोड़ा था, चेतक नाम था उनका, उनकी जान बचाते हुए मारा गया, ठीक है। चलिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आप सभी को देना है। अकबर ने मुगल साम्राज्य पर कब शासन किया? तो भाई 15 अक्टूबर 1542 से लेकर 27 अक्टूबर 1605 तक जो है अकबर ने मुगल साम्राज्य पर शासन किया। 1971 के भारत पाक युद्ध के समय भारतीय सेना के सेनाध्यक्ष कौन थे? तो जनरल सैम मानेकशॉ, बाद में उन्हें जो है फील्ड मार्शल भी बना दिया गया, ठीक है। उसके बाद में भारत पाक के बीच में चौथी लड़ाई कौन सी थी? तो कारगिल युद्ध, ठीक है। भारत पाकिस्तान के बीच की जो चौथी लड़ाई कौन सी थी? वो कारगिल युद्ध। चलिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, क्वेश्चन आ चुका है। भारत के प्रथम चीफ ऑफ स्टाफ कौन थे? तो भाई फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा साहब थे। उसके बाद में 1971 की युद्ध में युद्ध से अधिक पाकिस्तानी सैनिकों को युद्धबंदी बनाया गया। तो कितने पाकिस्तानी सैनिकों को युद्धबंदी बनाया गया? तो 90,000 सैनिकों को युद्धबंदी बनाया गया। तो सर्वप्रथम परमवीर चक्र किसे प्रदान किया गया? तो मेजर सोमनाथ शर्मा साहब को किया गया। 1971 की युद्ध में पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल ने आत्मसमर्पण किया, तो उनका नाम क्या है? तो भाई जनरल A.K. नियाजी ने जो है आत्मसमर्पण कर दिया गया, ठीक है। 1971 के युद्ध पाकिस्तान में 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल A.K. नियाजी ने आत्मसमर्पण किया, ठीक है। चलिए उसके बाद में सत्य अथवा असत्य, ट्रू और फॉल्स। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल 1971 के युद्ध में शहीद हुए, बिल्कुल सही है, ठीक है। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल साहब को जो है परमवीर चक्र भी दिया गया। मेजर शैतान सिंह
1962 के भारत चीन युद्ध में शहीद हुए, तो बिल्कुल सत्य है, ये भी सत्य है। ठीक है, मेजर शैतान सिंह साहब को भी परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, याद रखो सभी लोग। चलिए, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। ठीक है, या ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है कि किसी 5 जवानों के नाम लिखो कि उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। तो हमें लिखना है कि कैप्टन विक्रम बत्रा को परमवीर चक्र दिया गया, उसके बाद में लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, ठीक है, उसके बाद में राइफल कुमार संजय कुमार शर्मा और ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। ठीक है, इन्हें जो है परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। ठीक है, क्लियर है सभी लोग? बहुत बढ़िया, शाबाश। ओके, आई होप कि आपको ये सभी चीज़ें समझ में आए होंगी। आज का हमारा पूरा सेशन हमने बिल्कुल इंजॉयबल करके हमने पढ़ा है। बिल्कुल यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने उन सभी के बारे में आप सभी को बताया है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो भाई बिल्कुल लाइक कर दो, बिल्कुल 1 घंटे लगा है इस वीडियो को बनाने में, और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ताकि सभी को तो पता चले कि क्वेश्चन जिनके पास मटेरियल नहीं है भाई, उनके पास ये मटेरियल भी हो जाएगा स्टडी के लिए। ठीक है, बाकी आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाओ, वहाँ पे आप मुझे मैसेज करो, ये पीडीएफ का लिंक मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो में दी जानकारी समझ में आएगी। इसी तरह की नई नई जानकारी पाने के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो। आगे चल के आपको इसी तरह की नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमेशा मिलती रहेगी। आपका कीमती समय निकाल कर वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिलता हूँ दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।